हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड रे क्लासेस। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा मेजर जो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे वो दो टॉपिक होंगे। वो होंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, यानी कौन से ऐसे एसेट होंगे जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म के दायरे में रखेंगे और कौन से ऐसे एसेट्स होंगे जिन्हें हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स कहेंगे। तो इसे लेकर के इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 242 ए कहता है कि कोई भी एसेट्स अगर असेसी ने होल्ड करके रखा है जो कि 36 महीना से ज़्यादा तक वो होल्ड नहीं किया हो, कब से, ट्रांसफ़र के जस्ट पहले से, मतलब इमीडिएटली बिफोर इट्स ट्रांसफ़र, अगर वो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो लेस देन पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग उस पर्टिकुलर एसेट का लेस देन 36 मंथ है, ठीक है, तो वो एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। और सेक्शन 229 ए क्या बोलता है कि जो भी एसेट शॉर्ट टर्म एसेट नहीं है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी एसेट अगर वो ट्रांसफ़र से पहले 36 महीने से ज़्यादा तक होल्ड करके रखा हुआ है तो फिर वो एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में चला आता है, ठीक है। तो दो सेक्शन एक्सक्लूसिवली ये बताता है कि कौन सा एसेट शॉर्ट टर्म है, ठीक है, कौन सा एसेट शॉर्ट टर्म है और कौन सा एसेट लॉन्ग टर्म है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। तो शॉर्ट टर्म के बारे में कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 242 ए। और कौन सा सेक्शन बताता है कि लॉन्ग टर्म के बारे में डेफिनेशन कौन दे बताता है? वो सेक्शन 229 ए। आई इसका हम लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं। देखिए, इसमें 3 टाइप के एसेट्स को पहले हम लोग देखते हैं। पहला सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, ठीक है, जो कि लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हो। जैसे कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसको कहते हैं? जैसे कि जहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है, जैसे NSE, BSE, CSE एट्सेट्रा, मतलब कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो पहला वो। दूसरा ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। तीसरा यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ठीक है। और चौथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आइए हम हर को अलग अलग जानते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि एक्सेप्शन में क्यों आए, ये लोग एक्सेप्शंस में क्यों फॉल किए, ये पर्टिकुलर कैपिटल एसेट्स के एक्सेप्शंस में ये बताया गया कि अगर ये इन टाइप के एसेट अगर कोई एसएसी होल्ड करता है और वो ट्रांसफ़र के पहले 12 महीना से कम होल्ड करके रखा हुआ है तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में चलाएगा। तब वहाँ हम 36 महीना नहीं देखेंगे, तब हम वहाँ 12 महीना देखेंगे, ठीक है। अगर ये 12 महीना से ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है तो क्या होगा? तब ये पर्टिकुलर एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में आते हैं। आइए हम लोग अब इक्विटी ओरिएंटेड फंड किसे कहते हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए,
इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इसको जानने के लिए हमें इसे दो भाग में डिवाइड करना होगा। पहला, फंड सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड। आई होप आप लोग म्यूचुअल फंड के टर्म से वाजिब होंगे कि म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। और अगर आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो डाल दूँगा। तो फंड सेटअप अंडर द स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 1023D, ठीक है, या फिर और अंडर a scheme of an insurance policy insurance company comprising यूलिप। इसके बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिटेल स्टडी किए हुए हैं कि यूलिप किसे कहते हैं। प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यूलिप issued on or after 1st of February 2021, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें पहला पोर्शन ये है कि कोई भी फंड अगर सेटअप किया हुआ है म्यूचुअल फंड के द्वारा, ठीक है, अंडर सेक्शन 1023D या फिर अंडर स्कीम ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जो कि जिसमें यूलिप हो, जो कि इशूड हुआ हो ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 को, जिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू विच exemption under section 10D does not apply। देखिए यहाँ तीन चीज, एक तो 1023D वाला, एक यूलिप वाला और वैसा यूलिप जिस पे 1010D का एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं हो। इसके बारे में भी मैंने डिटेल स्टडी अपने पिछले वीडियो में कर रखा है, ठीक है। अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई कंफ्यूज़न या डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं सेपरेटली वीडियो डाल दूंगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है। अब आइए, एंड where the fund
invested in the units of another fund ठीक है which is traded on recognized stock exchange। हम लोग बात कर चुके हैं recognized stock exchange क्या होता है, ठीक है। where the fund invested in the unit of another fund which is traded in the recognized stock exchange। इसमें पहला a minimum of 90% of the total proceed of such fund is invested in the unit of such other fund। और दूसरा such other fund also invest a minimum of 90% of its total proceeds in the equity share of domestic company listed on recognized stock exchange। अगर आपको नोट्स बनाना है तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ़िलहाल अभी समझते हैं। देखिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड वैसा फंड होता है जो कि सेटअप हुआ है अंडर द स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड, जो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D के अंदर, या फिर कोई भी स्कीम हो इंश्योरेंस कंपनी का जिसमें यूलिप के को इशू करते हैं, और वो यूलिप इशू हुआ होगा कब, ऑन और आफ्टर 1 February 2021, जिस पे एग्जेम्पशन 10(10)D का अप्लाई ना हुआ हो, और वो फंड, ठीक है, और वो जो फंड इन्वेस्ट होगा ऐसी यूनिट पे दूसरे फंड के जो कि ट्रेडेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और वो जो दूसरा फंड, और उसमें कम से कम 90% ऑफ द टोटल प्रोसीड इस फंड का इन्वेस्ट होगा यूनिट ऑफ सच अदर फंड। और वो सच अदर फंड क्या होता है, वो सच अदर फंड ने इन्वेस्ट कर रखा हो अपना 90% ऑफ द टोटल प्रोसीड इक्विटी शेयर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी में, जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। देखो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम कोई आइए इसको भी बेटर ढंग से देखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड ए, ठीक है, ये इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड बी में, ठीक है। तो ये जो म्यूचुअल फंड बी है, ये अपना जो 90% प्रोसीड है वो डोमेस्टिक कंपनी जो कि लिस्टेड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा हूँ। आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। कहने का मतलब अल्टीमेट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड, जो कि लिस्टेड होना चाहिए। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बट पूछिएगा, ताकि मैं उस पर फर्दर उसको डिस्क्राइब कर सकूँ, ठीक है। अब आइए इसका दूसरा पोर्शन। अगर मिनिमम ऑफ 65% of the total proceed of such fund is invested in the, ये इंपॉर्टेंट है जानना, इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी listed on recognized stock exchange, ठीक है। मतलब अगर कोई फंड ने अपने प्रोसीड का 65% इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी शेयर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें तो म्यूचुअल फंड ए ने इन्वेस्ट कर रखा है 65% of total proceed in the equity shares of domestic कंपनी जो कि लिस्टेड होगा, ठीक है। आई होप मैं यहां तक क्लियर हूं। ये रहा इक्विटी ओरिएंटेड फंड का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हम पीछे चलते हैं, ठीक है। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड हम समझ गए कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड 12 महीना से ज़्यादा ट्रांसफ़र के पहले, अगर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीना से ज़्यादा है ट्रांसफ़र के पहले से, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में चला आता है। सेकंड पॉइंट जो हम लोग को जानना है वो है जीरो कूपन बॉन्ड। आइए जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड, सेक्शन 2 क्लॉज 48। आइए देखिए बॉन्ड क्या होता है। देखिए जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, ये एक बॉन्ड है जो कि इशू किया जाता है, इशूड
by infrastructure कैपिटल कंपनी के द्वारा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड के द्वारा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड notified by सेंट्रल गवर्नमेंट 1047 में या फिर और पब्लिक सेक्टर कंपनी ठीक है। और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अगर कोई बॉन्ड इशू किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी के द्वारा या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड के द्वारा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के द्वारा, जो कि नोटिफाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1047 में, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के द्वारा या फिर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है, ये लोग इसको इशू कर सकते हैं। मतलब ऐसे बॉन्ड जो कि ये लोग ही इशू करेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट जान गए कि कौन कौन इशू करेंगे, ठीक है। दूसरा, ऐसे बॉन्ड में पेमेंट या फिर बेनिफिट आफ्टर मैच्योरिटी ही मिलता है। मतलब ये बॉन्ड ड्यूरिंग द टेन्योर कोई पेमेंट या बेनिफिट नहीं देती। आई होप मैं क्लियर हूं यहां तक, ठीक है। मतलब ये इसका जो आपको बेनिफिट होगा वो ऑन रिडेम्पशन ही ठीक है, ऑन द रिडेम्पशन ऑफ मैच्योरिटी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। आई होप मैं क्लियर हूँ यहाँ तक। और प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई की भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन था, ये पर्टिकुलर एसेट, ये एसेट और ये एसेट अगर 12 महीना से कम पीरियड ऑफ होल्डिंग है ट्रांसफ़र के पहले, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में
आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अभी तक हम लोग जो बात किए थे वो लिस्टेड का बात किए थे। ठीक है, लिस्टेड शेयर्स के बारे में। अब हम लोग अनलिस्टेड का बात करते हैं। अगर अनलिस्टेड शेयर्स है, ठीक है, और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड या बिल्डिंग या दोनों, ठीक है, अगर ये एसेट 24 महीना से ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है ट्रांसफ़र के पहले, तो फिर वैसे एसेट, मतलब इस टाइप के एसेट ये हो जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, और अगर ये 24 महीने से कम होल्ड करके रखे हुए हैं तो ये हो जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो कौन से? अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बीइंग लैंड और बिल्डिंग या दोनों। ठीक है, अब आते हैं यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज शेयर्स को छोड़ करके, और अदर कैपिटल एसेट अगर उस पर जेनरल लॉ चला आता है जो कि से हम लोग पहले शुरुआत में ही पढ़े थे, यानी 36 महीने वाला। अगर वो 36 महीने से कम होल्ड करके रखे हुए हैं ट्रांसफ़र से पहले तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होंगे, और अगर 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करके रखे हुए हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के दायरे में चले आते हैं। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। तो ये पर्टिकुलर वीडियो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को क्लियरली बताने के लिए था। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मेरे एफ़र्ट को थोड़ा इनकरेज कीजिए। मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियो को लाइक्स नहीं मिल रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स बस वीडियो देख लेते हैं, कुछ कमेंट नहीं करते हैं। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली के बीच में ज़रूर ये मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे इनकरेज मिल हो सके कि मैं आगे अपना बेस्ट एफ़र्ट आपको दूं। और मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, मेरे से कहीं कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए मैं अपना दूसरे टॉपिक की तैयारी में लग जाता हूँ। थैंक यू।